हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में मैं का सेक्शन आप लोगों के लिए लेके आया हूं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम जो हुआ था 9 अगस्त 2018 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें मैथ के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मेरे पास PDF है। ये थंबनेल आपको दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा, छोड़ो, नहीं दिख रहा तो छोड़ो। जो मेरा इस वीडियो का थंबनेल था, वो थंबनेल के साथ में सारा का सारा जो PDF है, जितने मैथ के क्वेश्चन थे सारे चुन चुन के PDF बना दिया है मैंने, और उस PDF को मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साकेत सक्षम क्लासेस नाम है टेलीग्राम चैनल का। 6 सब्सक्राइबर हैं अभी उस पर, आप लोग कर दोगे तो ज़्यादा भी हो जाएंगे। हालांकि सब्सक्राइबर का कोई वो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, स्क्रीनशॉट लेके या फिर जैसे भी करके लगाना पड़ता है। तो वीडियो एडिट करने में टाइम जाता है, और टाइम की तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप QR स्कैन करो, टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा आपको। चैनल पे जाके जो ये वीडियो दिख रही है ALP, मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है ना, वो देख लोगे कि ALP फर्स्ट वीडियो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो यानी कि ये वाली वीडियो का सारा क्वेश्चन का जो PDF है वही है। तो वो सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आंसर पे टिक लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो किसी बच्चे के एग्जाम का जो होता है ना, आंसर की आता है, तो वो वाला है। तो आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा, आपको दिखाई देगा, आप देख देख के समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ इतना कर लेने के बाद आप इसको देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ये वीडियो। बाकी समझ में तो ऐसे भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिखेगा, थोड़ा अजीब रहेगा। मैं पढ़ के ही बताऊँगा, यहाँ पे नहीं लगाने वाला हूँ। चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास में है 3, 15, 10 और 5। अब इसमें से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। तो ट्रायंगुलर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम क्या करते हैं कि जिससे ट्रायंगल बन सकता है। जैसे 3 है तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ तो क्या बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अगर जैसे यहाँ पे 15 है तो मैं बना देता हूँ देख पा रहे हो, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अभी पूरा नहीं हुआ ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने हो गए इसमें? 4 3 7 2 9 1 10। और बना दो भाई। तो अब देख पा रहे हो, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, और इसमें टोटल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 15 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, 10 जो है हमारा वो उसको भी चेक कर लो भाई, और 5 को भी चेक कर लो। तो 10 है क्या ट्रायंगुलर नंबर? देखो 10 को चेक करो ना। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है ये भी हमारा क्या है? एक ट्रायंगुलर नंबर है, 10 भी। तो बचा क्या हमारे पास में? सिर्फ 5 एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम 5 पे टिक करेंगे। हालांकि इस PDF में आपको देखने को मिलेगा कि टिक 15 पे किया गया है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से हमारा 5 करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, ऑब्वियसली आपको दिखाई नहीं देगा कौन सा सही है, वो पूछा जा रहा है, तो मैं लिख के बताता हूँ। पहला ऑप्शन ये है हमारा, दूसरा 29/6 है, तीसरा 29/6 बराबर है हमारे 53/12 के, और चौथा 29/6 हमारा बराबर है 43/12 के। देखो भाई, सिंपल सा चीज़ है, इस वाले ऑप्शन पे विचार करते हैं। नीचे 6 है, इधर 12 है। तो अगर हम इसमें 12 लाना चाहें तो इसका दोगुना करेंगे, तो 6 का दोगुना 12, तो 29 का भी दोगुना करेंगे, तो 29 का दोगुना हो जाएगा 58। 58 और 53 बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला तो ट्रू हो नहीं सकता, गलत ही होगा ये। इस पे विचार करो तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 6, फिर से वही बात। तो 6 का दोगुना होता है हमारा 12, तो 29 का दोगुना 58 होता है, जो कि 58 और 53 बराबर नहीं होंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इस वाले पे विचार करो, 6 है और 6 का दोगुना 12, 29 का दोगुना 58।
58 हमारा क्या हो जाएगा, 43 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा दिया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बचा हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन जिसमें हमें मालूम है कि 58 जो होगा वो 43 से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब कि ये सही है। लेकिन यहाँ पे तो हम पहुँच गए कि ये वाला सही है, लेकिन अगर इसमें आपको 6 और 12 की जगह कोई और नंबर मिले तो आप कैसे पहुँचोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है पे? तो आपके लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे 29/6 लिखा हुआ था और 43/12 लिखा हुआ था। मान लो यहाँ 12 की जगह 13 दिया हुआ, तो आप कैसे पता करो, या फिर यहाँ पे 6 की जगह 7 दिया हुआ हो, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा? मान लो यही पे मैंने 8 लिख दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो इसके लिए बहुत ही आसान सी टेक्निक ये है कि आप 13 का गुना 29 में करके यहाँ पे लिख लो, तो 13 गुना 29 हो जाएगा आपका 13 नमा 117 के 7 हासिल 11, 13 दूना 26, 26 में 11 जोड़ा हो गया हमारा 37, 377 आ गया हमारा। 8 में 43 का गुना करके यहाँ पे लिख दो, 8 या 24 के 4 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 2 34, ये हो गया 344, ये हो गया 377। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 377 बड़ा है, इसका मतलब कि 29/8 जो है वो बड़ा होगा हमारा 43/13 के। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, इसको समझ ही गए हो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा हुआ है Tapas, Avi and Rishi shared a cake. Tapas had 1/2 of it. Rishi had 1/3 of it. तपस, अभी और ऋषि के बीच में केक का बंटवारा होता है जिसमें तपस 1/2 भाग ले लेता है और ऋषि जो है वो 1/3 भाग ले लेता है। तो अब कितना भाग बचा है उसके लिए, अभी के लिए कितना भाग बचा ये हमसे पूछ रहा है। हमें मालूम है कोई भी पीस कोई भी आइटम जो होता है वो अपने आप में पूरा होता है, तो एक भाग था हमारे पास में जिसमें से 1/2 भाग तपस ने ले लिया और 1/3 भाग जो है वो रवि ने ले लिया, रवि है ना भाई, ऋषि ने ले लिया। तो अब दोनों को मिला के कितना भाग होता है, तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5/6 भाग। तो 5/6 भाग तो दोनों ने ले लिया, तो अभी के लिए कितना बचा? भाग था हमारे पास पूरा एक में से 5/6 भाग खत्म हो गया, तो बचा कितना? 1/6 भाग, यानी अभी के लिए कितना भाग बचेगा? 1/6 भाग, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट? इरेशनल स्क्वायर रूट यानी कि अपरिमेय। वर्गमूल क्या है? अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास में, हम डिस्कस कर लेते हैं उस पर फटाफट से। देखो अब यहाँ पे हमें वर्गमूल चेक करना पड़ेगा, या तो वर्गमूल निकाल के हम चेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई टेक्निक है जिससे हम जल्दी कर पाएँ तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। जैसे मेरे पास सिंपल सी टेक्निक है कि याद ही कर लो, क्योंकि अब याद करने के बारे में हो सकता है सुन के लगे कि यार मैथ के टीचर हो के याद करने के लिए कह रहे हैं, तो याद कर लो इन द सेंस कि आप जबरदस्ती रटो नहीं कि इसका ये इतना हो, आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि मोस्ट ऑफ दम आपको याद ही रहे। ऐसे ही माइंड देखोगे डायरेक्ट आंसर आएगा, जैसे इसको देख के मेरे माइंड में डायरेक्ट 32 आता है। तो ये फायदा हुआ ना कि 32 जो है, अब ये अपरिमेय संख्या था नहीं, ये तो परिमेय संख्या, ये तो रेशनल है, ठीक है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। अब इसको और इसको देखो, अब ये याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, तो इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा हमें। तो चलो बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं, बड़ा वाला पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 40 96, अब 40 96 का वर्गमूल क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं 6 तो आएगा, 6 के 36 होता है ना, नहीं तो 49 से अगर 4900 से ज़्यादा होता ये तो हम 7 लिखते, लेकिन चूंकि ये 3600 से ज़्यादा है इसलिए 6 लिखा हमने। अब दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 किसके वर्ग में आता है? या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो हम 64 भी हो सकता है या फिर 66 भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा है कैसे पता करेंगे? वर्ग करके देख लेंगे हम डायरेक्ट। 64 का स्क्वायर होता है हमारा 4 चौके 16 6 हासिल 1, 6 चौके 24 दूना 48, 48 6 48 6 हो गया 54। तो ये तो 56 आ रहा है इसमें, ये तो होगा नहीं। 66 बचा, 66 का भी करके देखते हैं इतना होता है क्या? 6 36 6 हासिल 3, मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं पहले। 6 आया 36 आया, 36 का 6 हासिल 3। अब 6 36, 36 दूना 72, 72 3 75। इसमें भी ये आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इसी पे विचार करो। 4 चौके 16 6 हासिल 1, 6 चौके 24, 24 दूना 48 49 के 9 हासिल 4, 6 36 36 4 40। इसका मतलब है कि ये जो है इसका वर्गमूल होगा हमारा 64। आगे बढ़ते हैं,
इसके वर्गमूल पे 2401 है। 2401 किसका हो सकता है? तो हम जानते हैं कि 20, एक मिनट, 2400 है ना, तो 4 पे विचार करो, 4 4 1600 और 1 है लास्ट में, तो 49 पे विचार करो, सीधे सीधे 49 हो जाएगा इसका। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौके 36 दूना 72, 72 8, 80 का 0 हासिल 8, 4 4 16 8 24। तो इसका भी वर्गमूल हमें मिल गया 49। अब इसके वर्गमूल पे विचार करने की कोशिश करो, तो जब 3 संख्याओं का वर्गमूल हमें मिल चुका है और इस वाले में हम जानते हैं कि ऑप्शन डी हमारे पास में नहीं है। ऑप्शन डी मतलब कि और एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पे तो हम अब 3 चेक करने के बाद इस पर टिक कर ही सकते हैं कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, तो हाँ मैं बिल्कुल स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाती है तो डेटा एड ऑन पैक से रिचार्ज करना पड़ता है। देखो आगे अगला क्वेश्चन है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? अब निवेश हमें मालूम नहीं है, लिख लेते हैं। निवेश मान लो मूलधन P है, अब आर तो हमारा 9.5 है, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है तो हम सिंपल P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसी में जब P ऐड कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा ब्याज का फॉर्मूला है, ब्याज में हमने मूलधन भी जोड़ दिया तो ये राशि हो जाती है हमारी 942। अब इसमें से हमें P का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। तो चलो निकालते हैं P का वैल्यू। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे एक और 0 लगा देते हैं। ये 19 × 5 = 95 और 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 200, 6 से काटेंगे तो 3 और ये 100। अब जो बचा उसको कैलकुलेट करते हैं तो 19 दिया होता है 57 P प्लस इस 57 P बटा 100 प्लस P है। अब इसको जब हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से 100 P बटा 100। ठीक है, आगे हो गया हमारा 157 P बटा 100 बराबर 942। 157 को 942 को 157 से जब काटने की कोशिश करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 150, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 6 बार में देखो कितना आता है। 6 × 7 = 42 के 2 हासिल 4, 6 × 5 = 30, 4 × 34, 4 हाथ 3, 6 × 6 3 9। तो 6 बार में ये पूरा कट गया। तो P बाई 100 बराबर हमारा 6 आया, तो P हमारा कितना हो जाएगा? 600 रुपये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 600 रुपये। और अब देखो यहाँ पे मुझे श्योर होने के लिए ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं सारे टिक लगे हुए दिख रहे हैं, तो हम स्पीड में आगे भी बढ़ सकते हैं इस हिसाब से। तो 600 हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें टिक लगा हुआ है 600 पे ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये जो वीडियो आ रही है वो शाम के 8 बजे आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 6 दिन जो है 6 और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, जिसमें से छाँट के वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगले 6 दिन तक लगातार रोज़ 8 बजे की कोशिश करूँगा कि वीडियो आ जाए यहाँ पे। बाकी जैसे भगवान की मर्जी होगी वो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? उमर और अविनाश क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू करते हैं, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपने निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? देखो यहाँ पे एक उमर है और एक अविनाश है। इसने लगाया था 10,000 रुपये, इसने लगाया था 15,000 रुपये। अब क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो अगर कभी लाभ होता है वर्ष के अंत में तो इन दोनों के जो अनुपात रहेगा वो 10:15 का अनुपात में इनको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। यानी कि इसको मिलेगा 2 हिस्सा, इसको मिलेगा 3 हिस्सा, यानी 5 रुपये अगर प्रॉफिट होता है 5 रुपये में से 2 रुपये इसका होगा और 3 रुपये इसका होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसके पास जो है पैसे भले कम है, पैसे इसके पास कम है और इसके पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन समय जो है इसने ज़्यादा दिया है और इसने कम समय दिया है। तो इसने कितना समय दिया था? क्योंकि इसका 10,000 जो था वो पूरे 12 महीने तक था और इसका जो 15,000 था वो 8 महीने तक था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसने अपना पैसा निकाल लिया था 8 महीने के बाद। तो अब दोनों का जो हिस्सा लग रहा है वो इस हिसाब से लग रहा है। तो हिस्सा जब इस हिसाब से लगा है तो हिस्सा इस हिसाब से लगने की वजह से क्या हो रहा है
कि उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो भी इसी हिसाब से होगा। तो इनका प्रॉफिट शेयर करते हैं इसको अनुपात में डाल के, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो 10 गुने 12 बटा 15 गुने 8। तो काटोगे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या हमारे पास में 1/1। तो उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 1:1 के अनुपात में होगा। इसका मतलब कि अगर इनको 2 रुपये की प्रॉफिट होती है अगर, तो 1 रुपया इसका होगा और 1 रुपया इसका होगा। अगर 5 रुपये की प्रॉफिट होती है तो 2.5 रुपया इसका होगा, 2.5 रुपया इसका भी होगा। अगर 10 रुपये की प्रॉफिट होगी मतलब इसी हिसाब से हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको कि जो अनुपात था हमारा, मतलब 10,000 और 15,000 रुपये इन्होंने लगाया था। 1000 मैंने लिखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि अनुपात में क्या होता है 0 तो ऑटोमेटिक कट ही जाना है, तो इसलिए मैंने 1000 नहीं लिखा है। तो 10,000 रुपया इसने 12 महीने के लिए लगाया, और इसने जो 15,000 रुपया लगाया वो 8 महीने के लगाया। तो हम इसका पैसे का टाइम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं ये। ठीक है, समझ में आया ना? पता कैसे चलेगा मुझे बस एक ही तरीका पता चलेगा कि आप कमेंट करके बताओगे, तो बता दिया करो। सिंगल वाले वीडियो में तो बहुत सारे लोग बताते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाँ उनको आ रहा है समझ में। लेकिन बड़ी वीडियो पे इस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं देखने को मिला है, तो देख लेना भाई, उस पर भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो समझ में आएगा ना कि हाँ बड़ी वीडियो भी अच्छी है। क्योंकि कई बार बड़ी वीडियो में मैं ज़्यादा तेज हो जाता हूँ बताते स्पीड में जल्दी खत्म करने के चक्कर में। इस वीडियो के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले फाइंड अ 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि 2 अंकों की वह संख्या हमें ज्ञात करना है जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास में, 12, 48, 24 और 36। 12 के अंकों का गुणनफल 2 ही होता है और 2 का 3 गुना 12 नहीं होता, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। 48 के अंकों का गुणनफल की बात करें तो 4 और 8 चौके 32 होता है, और 32 का जो 3 गुना होता है वो 48 नहीं हो सकता, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसके अंकों का जो गुणनफल है, इसके अंकों का जो गुणनफल है 2 आएगा, जो कि उसका 3 गुना वो संख्या है, तो 2 का 3 गुना 6 होता है, जबकि यहाँ 12 है तो इसलिए नहीं होगा। 24 की बात करते हैं तो इसके अंकों का गुणनफल 4 गुना 8 होता है, और 8 का 3 गुना क्या होता है 24 ही हो जाता है। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम बेकार में बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और ऑप्शन से करेंगे तो कितना जल्दी हो गया वो तो आपने देखा ही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? चलो देखो, 15,376 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास 124, 134, 122 और 128। इसमें से कौन सा है हमारा इसका वर्गमूल? अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप या तो वर्गमूल कर लो, ठीक है, सबसे बढ़िया वही रहेगा कि वर्गमूल ही कर लो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना तो ऐसे लगा सकते हो कि इसका वर्गमूल है, यानी इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक किसके वर्ग में 6 हो सकता है? 8 का वर्ग जब भी करते हैं 64 आता है, 64 में इकाई का अंक 4 होता है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता इसका राइट आंसर। 2 का वर्ग करते हैं तो अंत में 4 आता है, तो ये भी तो नहीं हो सकता इसका आंसर। इसका आंसर आप देखो 34 पे विचार कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसमें इकाई का अंक 6 होता है, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, यानी कि 134 हमारा एक सही आंसर होने की संभावना है। 124 के साथ भी वही केस होगा, क्योंकि इसमें भी लास्ट में इकाई का अंक 6 आएगा। तो अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है करके निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि या फिर अगर 3 अंकों की संख्या का वर्ग डायरेक्ट करने आता है तो अच्छी बात है। मैं देखता हूँ करके। 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 12 चौके 48, 48 गुना 96, 97 के 7 हासिल 97 के 7 हासिल 9, 12 गुने 12 144, 144 में 9 जोड़ो 153, तो आ गया 124 हमारा करेक्ट आंसर है। तो वर्गमूल ये सब क्या है, ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे बतानी पड़े तब आपको आए, ये सब आपको पहले से पता होनी चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है जो मुझे लगेगा कि हाँ इसको बताने की जरूरत है अच्छे से, तो मैं ज़रूर डिटेल में जाऊँगा उसके। फिलहाल तो ये तो वर्गमूल है, तो स्क्वायर रूट है, तो आप लोग कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रुपये 1600 की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? अब इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या? मूलधन गुणे दर गुना समय बटा 100 था, क्योंकि मूलधन 1600 था, तो 1600 को हमने 100 से काट दिया तो डायरेक्ट 16 लिखा हमने। यही हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 5 30
और 16 या 48, तो 30 48 480 रुपया। हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 480 रुपया हो जाएगा। अब 480 रुपया हमारा हो गया करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है यार, क्या बोलूँ, कुछ नहीं बताने जैसा इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यदि 9 गुने 6, अरे तो बीच में एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ गया। वैसे रीजनिंग में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्टीज तो मैथ्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनिंग का भी क्वेश्चन तो देख लो क्या है क्वेश्चन हमारा। लिखा हुआ है 9 गुना 6 बराबर 45 है, 7 गुना 4 बराबर 33 है, और 6 गुना 4 बराबर हमारा 20 है। तो 5 गुना 3 का मान कितना होगा ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे 9 6 का होता है 54, और 54 की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 45, यानी कि अंकों को बदल के लिख दिया गया है। तो इसको देखते हैं आगे। 7 चौक 28 होता है, और 28 की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 33। यहाँ पे अंकों को बदलने वाला जो हमारा था प्रोसेस वो तो काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कुछ और टेक्निक लगेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 54 आया था, 54 से 45 हो गया, यानी कि संख्या कम हुई है। यहाँ पे 28 आया था, 28 से 33 हो गया, यानी कि संख्या बढ़ी है। तो कम हो रही है, बढ़ भी रही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 6 चौके 24 होता है, और आया है 20, इसका मतलब कि यहाँ पे भी संख्या कम हो रही है। तो हमें पता नहीं 5 या 15 जो है 15 में हमारा संख्या कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ सोचेंगे, तो कुछ चीज़ें हम सोच पाते हैं। जैसे सबसे पहले जो मैंने सोचना शुरू किया इसके लिए स्क्वायर करके घटाने की, तो स्क्वायर करके जब घटाते हैं तो हमें मिलता है क्या? 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 81 में से 36 गया, हो गया हमारा 45। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, और 4 का स्क्वायर 16, 49 में 16 घटाते हैं तो आ जाता है हमारा 33। यानी कि ये तरीका हमारा काम कर रहा है, इसी को फॉलो करेंगे आगे। यहाँ पे भी देखिए 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 36 में 16 गया 20। तो अब इसमें भी वही करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 25 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 16। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 16। क्या हमारा बिल्कुल 16 पे टिक लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की, चलो ऐसे समझो। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके पास में है, दूसरे मोबाइल में देखते रहना, दूसरे मोबाइल में क्वेश्चन ले लेना टेलीग्राम से जो बताया था मैंने। देख लो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कुछ, एक सड़क है और सड़क के किसी भी एक बिंदु से यहाँ पे भी एक दीवार है सड़क के किनारे में, और यहाँ पे भी एक दीवार है सड़क के किनारे में। ठीक है, और सीढ़ी जो है कुछ इस तरह से है। ये जो दीवार है वो हमारा 12 मीटर लंबा है, और ये वाला जो दीवार है वो हमारा 5 मीटर लंबा है। और सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर है। तो ये हमारी 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, और जो इस बिंदु पे रखी गई है। और इसी सीढ़ी को हम लोग क्या करते हैं, इस पे से उठा के ऐसे करके उठा के इस तरफ पटक देते हैं। पाँच क्या नापा है? तो इसी सीढ़ी को ऐसे रखा हुआ था ना हमारा, इसके पाद बिंदु पे ही रखे हुए इस सीढ़ी को ऐसे करके ऐसे डाल देते हैं, तो ये सीढ़ी अब यहाँ पे चली जाती है। और ये कितना मीटर लंबा है? तो ये हमारा 5 मीटर लंबा है। तो अब हमसे पूछा गया है ये जो सड़क है ना इसकी चौड़ाई बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो हम एक चीज जान रहे हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम हम सबने पढ़ा है, वही लगाना है यहाँ पे। सिंपल देख रहे हैं कि सीढ़ी जो है हमारा 13 मीटर लंबा है, और जो खिड़की है हमारा वो सड़क से 12 मीटर ऊंचा है। तो पाइथागोरस ट्रिक के जब हम आते हैं तो हमें पता है कि 5, 12 और 13 का ट्रिक होता है। और अगर मान लो नहीं भी पता है कि 5, 12 और 13 का ट्रिक होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री ये आ ही जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा क्या, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो 13 के स्क्वायर में से जब हम 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 169 माइनस 144 बराबर 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये जो है हमारा 5 मीटर हो जाएगा। हम समझ चुके हैं कि 5, 12 और 13 का क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक होता है। तो जब 5, 12 और 13 का पाइथागोरस ट्रिक होता है तो ऑब्वियस सी बात है सीढ़ी की लंबाई तो 13 मीटर है ही ना हमारी, तो सीढ़ी तो हमारा 13 मीटर लंबाई रहेगा, जिसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। और ये 5 मीटर है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 मीटर का आ जाएगा।
अब क्योंकि सड़क के बीच में सीढ़ी रखी हुई थी और हमसे पूछा गया सड़क की चौड़ाई बताओ, तो सड़क तो यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा है और इस बिंदु के इधर देखते हैं 12 मीटर, इस बिंदु के इधर देखते हैं 5 मीटर, तो 12 और 5 मिलके हो गया हमारा 17 मीटर। इसका मतलब कि सड़क की जो चौड़ाई होगी वो 17 मीटर होगी। आई होप कि समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ में आया तो अभी कमेंट कर दो, और नहीं आया तो भी कर दो यार कि नहीं आया समझ में, खुल के बोलो एकदम। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो पुल जो है वो मीटर में दिया हुआ है और रेलगाड़ी की लंबाई भी मीटर में ही पता करना है। और चाल जो है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलोगे? सिंपली आपको मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया था, और नहीं बताया था तो भी शायद आपको ये मान के चलूँ पता होगा, तो पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा कि किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को आप कुछ नहीं 5/18 से गुना कर दो। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दो, आपका ऑटोमेटिक मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। हमारे पास में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हमने गुना कर दिया 5/18 से, तो 18 पचे हो गया 90, 5 पचा हो गया 25, तो ये आ गया हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर वो आप कौन कर रहा जा रहा है, ये जो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारा, ये क्या है? रेलगाड़ी की चाल है। लेकिन बाई चांस अगर आपके मन में आए कि अगर हम ये बात भूल गए कि 5/18 से गुना करना होता है, क्योंकि मैं कई बार भूल जाता हूँ, तो अभी रिसेंट में काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं इसलिए याद है, ये तो भूल जाता हूँ। तो भूल जाता हूँ तो क्या ये क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो सॉल्व नहीं होता बिना ट्रिक के। सारे क्वेश्चन बिना ट्रिक के ही सॉल्व होते हैं, बस एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हमें ट्रिक बताया जाता है। तो जैसे मान लो ये किलोमीटर क्या है, 90 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं 90 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये आ जाता है 90,000 मीटर। 1 घंटे को हमने 60 मिनट में बदल दिया, तो 0 से 0 जाएगा और 6 से काट दो, क्या 6 का 90, 15 6 का 90 होता ही है, तो ये हो गया 1500 मीटर हो गया हमारा 1 मिनट में। तो 1 मिनट को फिर से 60 में क्या कर दो, सेकंड में बदल दो, फिर से काटो, कितना 25 6 का 150, तो आ गया 25 मीटर हमारा 1 सेकंड में। तो हमने वैसे ही 5/18 गुना करके 25 मीटर प्रति सेकंड निकाला था और ऐसे भी हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी की चाल हमें मालूम है, रेलगाड़ी की चाल हमें मालूम है कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय कर लेती है। तो रेलगाड़ी जब 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय कर लेती है तो 10 सेकंड में उसने एक पुल को पार किया। पुल की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। अब हम जानते हैं कि रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करती है, एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, जैसे मान लो कि ये है हमारे पास में एक पुल छोटा सा। अब इस पुल को ये रेलगाड़ी पार करना चाहती है, तो रेलगाड़ी जब यहाँ से पार करना शुरू होती है, पार करते करते जा रही है, तो ये जो 100 मीटर का पुल था हमारा, वो रेलगाड़ी का इंजन ने तो पार कर दिया, लेकिन रेलगाड़ी ने अभी पुल को पार नहीं किया। रेलगाड़ी अभी भी आगे बढ़ रही है। रेलगाड़ी कब पुल को पार करेगी? जब पूरी की पूरी रेलगाड़ी यहाँ से निकलेगी। तो जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो पुल लंबाई, जो पुल दूरी जो उसको तय करनी पड़ती है, वो पुल की दूरी, पुल की लंबाई और अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम x मीटर मान लें और पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो रेलगाड़ी को उसको पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? तो 100 + x मीटर दूरी उसे तय करनी पड़ी। तो हम जानते हैं कि उसने 10 सेकंड में 100 + x मीटर की दूरी तय की। 10 सेकंड में 100 + x मीटर की दूरी, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा वो रेलगाड़ी? तो 100 + x/10 मीटर की दूरी तय कर लेगा। लेकिन हम जान रहे हैं रेलगाड़ी की चाल तो है 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय करेगा। और यहाँ पे है 100 + x/10 मीटर, यानी कि ये जो है हमारे 25 के क्या है? बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं 100 + x/10 = 25। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। तो 100 + x = 250, x बराबर हो गया हमारा 250 - 100 और x बराबर आ गया हमारा 150 मीटर। इसका मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। तो क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, थोड़ी देर में बताता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि कट लगा के आगे फिर से रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि जाना है कहीं, इन्विटेशन आ गया है, मोबाइल फ्लाइट मोड पे था मेरा। ठीक है, देख लो आगे कंटिन्यू। तो मैं वापस आ चुका हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। मोहिंदर की जगह महेंद्र होता तो विराट और धोनी का माहिराट हो जाता। खैर कोई बात नहीं। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो विराट की आयु अभी हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं विराट की आयु m है और मोहिंदर की आयु m है, सॉरी विराट की आयु v और मोहिंदर की आयु m। हमने ऐसा मान लिया, इसकी प्रेजेंट एज, इसकी प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे बोला गया जो इक्वेशन बनाना है हमें वो इस तरह से बनाना है कि अब से 7 साल बाद, तो अब से 7 साल बाद विराट कितने साल का होगा, तो v+7, और जाहिर सी बात है कि 7 साल बाद विराट की एज बढ़ रही है तो इसकी भी एज बढ़ेगी ना, तो ये हो जाएगा m+7 ईयर का। ठीक है, तो अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से 2 गुना बड़ा होगा, तो विराट की जो एज है वो महेंद्र की एज के 2 गुने के बराबर है, यानी कि बराबर करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं महेंद्र की एज गुना 2। अब यहाँ पे देखो तो v+7 जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2m+14 के बराबर, और जब 7 उधर जाता है तो हो जाता है v बराबर 2m+7। अब इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं v = 2m+7। ये हमारा पहला समीकरण बन चुका है। अब दूसरे समीकरण पे विचार करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, विराट और महेंद्र की एज है और बोला गया है कि 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। 5 साल पहले विराट कितने साल का रहा होगा, तो v-5, और महेंद्र कितने साल का रहा होगा, तो m-5। अब बोला गया है कि महेंद्र की जो एज है विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम, तो विराट की एज के 2/5 से 1 साल कम कर दे तो किसकी एज मिलेगी हमें, महेंद्र की एज मिलेगी। कब, 5 साल पहले वाले में। तो ये हो गया हमारे 5 साल पहले का इक्वेशन। चलो अब इस इक्वेशन को इस समीकरण को इस समीकरण से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, उसके बाद v और m में से कोई एक कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो इसको हम करते हैं कैलकुलेट कुछ इस तरह से, ये हमें मिलेगा 2v-10, 2 का इधर गुना हुआ 2v-10, और 5 का इधर गुना होगा तो -5, बटा में आ जाएगा पूरा 5 बराबर m-5। आगे कर रहे हैं हम, तो आ रहा है 2v-15/5। अब इस 5 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो कर ही देते हैं। तो 5m-5 बचा 25। ठीक है, अब आगे बढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। तो 5m है, 2v उधर जाएगा तो ठीक है, ये 15 है, 15 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2v बराबर हो जाएगा हमारा 5m-25 + 15। तो 2v बराबर हो जाएगा हमारा 5m-10, और v बराबर हमें मिलेगा फिर 5m-10/2 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले समीकरण में हमें v बराबर इतना मिला हुआ था, दूसरे समीकरण में हमें v बराबर कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ये भी v की वैल्यू है और ये भी v की ही वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वल मान के सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमें मिलेगा 2m+7 बराबर 5m-10/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, बटा में 1 लिख सकते हैं इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4m+14 बराबर 5m-10। ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 24m बराबर। तो मोहिंदर की जो एज आ गई वो आ गई हमारे पास 24 साल। मोहिंदर 24 साल का है, ये प्रेजेंट एज है, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने v और m माना था। तो अब प्रश्न में हमसे किसकी एज पूछी गई है, तो विराट की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया। तो विराट की आयु यहाँ पे हम इस इक्वेशन में m की वैल्यू अगर 24 रख दें तो हमें प्रेजेंट एज मिल जाएगी विराट की भी। तो चलो m की वैल्यू रखते हैं, तो v बराबर हमें मिलेगा 2 × 24 + 7। 24 दूना होता है 48, और 48 में हम जोड़ देते हैं 7, तो 48 में 7 जोड़ो तो आ गया 55। तो विराट की जो प्रेजेंट एज है वो है 55 साल। देखिए हमारे ऑप्शन में बिल्कुल सही 55 पे टिक लगा हुआ है। आपके पास पीडीएफ है, आप उसमें देख सकते हो। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह की कठिनाई नहीं आई होगी आपको समझने में।
बाकी आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो, इस तरह की एक आकृति है जो कि एक वृत्त है। परफेक्ट सर्कल तो मेरा बनेगा नहीं, लेकिन जैसा बना है बस समझ लो कि ये एक सर्कल है और ये इसकी एक जीवा है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, अब ए बी को आगे बढ़ाया गया है, कहाँ तक? डी तक। आगे बढ़ाया गया तो ये डी तक क्यों आगे बढ़ाया गया? क्योंकि डी पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा जा रही है जो डी पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ का इस बिंदु का नाम दिया गया है ई। डी ई एक स्पर्श, इसी वृत्त की क्या है? एक स्पर्श रेखा है डी ई, और हमें इस ए बी चाप को आगे बढ़ा के डी तक मिलाया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया गया है कि ए बी जो है, ए बी की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद डी ई की जो लंबाई है, ये वाला डी ई, इसकी लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है बी डी की लंबाई ज्ञात करो। बी डी की लंबाई ज्ञात करो। ये बी डी की लंबाई कितनी है ये हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे तो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से अच्छा है कि समझो इसमें एक थियरम काम करता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, वैसे एक थियरी है, प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं। क्लास 10th में नहीं है ये, उससे ऊपर के किसी क्लास में होगा डेफिनेटली। तो वो थियरी ये कहती है कि जब आपको इस तरह का कुछ मिले तो उसमें जो ये चाप है, चाप जितना लंबा है वृत्त के बाहर तक, यहाँ से ए से लेके डी तक, तो ए से लेके डी तक की लंबाई जो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यानी कि ए डी गुना उसमें वृत्त के बाहर वाले भाग की लंबाई, यानी कि बी डी से गुना करेंगे। ए डी की क्या किया? ए डी का बी डी से गुना करेंगे। यहाँ पे ए बी डी की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है ये जो लाइन है हमारा, जो चाप, जिस चाप को आगे बढ़ाया गया है, तो चाप पूरा और जितना आगे बढ़ा है उसकी लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितना चाप आगे बढ़ाया गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा किसका आएगा? क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा इस स्पर्श रेखा के स्क्वायर के बराबर। स्पर्श रेखा हमारी डीई है, तो ये डीई के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज ध्यान में रहेगा तो हो जाएगा। अदरवाइज फिर कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे जो नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं या फिर गेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से कर लेना। अदरवाइज ये याद रहता है तो अच्छी बात है। अगर इस वीडियो में देखा आपने, सीखा आपने, तो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर काम आएगा। अगर इस एग्जाम में नहीं काम आता है तो, क्योंकि हमारा किसी भी एग्जाम में जो होता है ना, रिसेंट का पढ़ा हुआ से ज़्यादा हमने आजीवन जो कुछ भी सीखा वो सब कुछ काम आता है। इसलिए उसको एग्जाम कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ पढ़ के आप पास हो जाओ ऐसा नहीं होता। आपने जितना अभी तक सीखा है वो सबका कंबाइंड आपको काम में आता है। हो सकता है सेम क्वेश्चन ना है, लेकिन उस तरह से सॉल्व होने में वो हेल्प करता है आपकी, तो इसलिए एग्जाम कहते हैं उसको। तो ये चीज़ याद रखना कि पूरा जितना है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का गुणा हम बाहर वाले चाप के बाहर जितना चाप को आगे बढ़ा उसमें गुना करते हैं, तो ये हमारे स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। तो चलो आप करते हैं इसको। एडी की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एडी की लंबाई x है। तो अगर एडी की लंबाई x है तो फिर बीडी की लंबाई कितनी होगी? जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x हमने माना है, तो बीडी की लंबाई, क्योंकि ये लंबाई 12 है ना, तो बीडी की लंबाई हो जाएगी x माइनस 12 के बराबर। और डी तो हमें मालूम है कि 8 ही है, तो 8 का स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो आगे मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर, इधर आ गया 64। अब ये देखो थोड़ा सा सही करें इसको हम, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है हमारे पास में। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा हमें, क्योंकि x का मान जो ये है यही, अच्छा ये x का मान नहीं, x का मान है हमारा यहाँ से यहाँ तक, एडी का वैल्यू हमने x माना है ना। तो x का वैल्यू जब मिल जाएगा तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं? तो मध्य पद विभक्त करके भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट x का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्लास 10th वाला, माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मध्य पद विभक्त करके करूँगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, समझाने में भी आसान होता है। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4x माइनस 64 बराबर 0। ये 16 और 4 कहाँ से आया? तो देखो इसको जब हम करेंगे माइनस 16 प्लस 4 बराबर माइनस 12 ही हो जाएगा, तो ये इसी के बराबर रहेगा। और इसको ऐसे ही 16 और 4 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 16 चौके 64 होता है और यहाँ पे 64 हमारे पास में है, इसलिए ऐसे तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखो ये हमारा x कॉमन मिल रहा है इसमें से, तो बचा x माइनस 16 और प्लस में 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बचा x माइनस 16 बराबर में आया 0।
x माइनस 16 दोनों तरफ कॉमन है तो वो हमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे x का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 16 के बराबर और एक मिलेगा -4 के बराबर। यहाँ पे हम रेखाओं की लंबाई की बात कर रहे हैं तो इस वजह से ये तो ऑब्वियस है कि -4 हमारी रेखा की लंबाई हो नहीं सकती, तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। तो जब x का वैल्यू 16 सेंटीमीटर हो चुका है तो हमसे पूछा क्या गया प्रश्न में, हमसे BD की लंबाई पूछी गई है और BD की जो लंबाई है वो x माइनस 12, क्योंकि x तो हमारा AD की लंबाई है ना, तो AD की लंबाई में से AB की लंबाई अगर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक AD है और AD की लंबाई में से हम AB की लंबाई हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि BD की लंबाई बचेगी। तो हम क्या करते हैं 16 में से 12 को घटा देते हैं, हमारे पास बचा 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बस, और इसी क्वेश्चन में आपको पूरे की भी लंबाई पूछ सकता है। जैसे सॉल्व करने पे हमारा 16 है, ऑप्शन में 16 है नहीं, अगर होता तो हो सकता है कंफ्यूजन में टिक हो जाता, तो सब ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बढ़ते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसी उम्मीद में तो हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इन अ क्लास देयर वर 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्र ने कुल प्राप्तांकों का 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास छात्रों की संख्या मालूम है 9 है, छात्र 9 और छात्र 9 और छात्रा हमें मालूम नहीं तो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। अब बोला गया है कि 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत यानी जितना नंबर आया है वो हमारा क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो प्राप्तांक का औसत क्या होता है, मान लेते हैं कुछ औसत का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला माध्य जैसा ही होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कुल का योग, कैसे लिख सकते हैं हम, प्रेक्षणों का योग या प्राप्तांकों का योग, क्योंकि यहाँ पे प्राप्तांक की बात हो रही है। प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों का योग बटे छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या तो 9 है तो 9 ही रहेगा। प्राप्तांकों का योग बटे छात्रों की संख्या वो कितना आया है हमारा, वो आया है हमारा 12। तो जैसी बात है कि छात्रों के प्राप्तांकों का योग हमें मालूम नहीं है, तो प्राप्तांक का योग बटा 9 जो है वो 12 के बराबर है। तो छात्रों के जो प्राप्तांकों का योग होगा वो हो जाएगा हमारा, प्राप्तांकों का योग वो क्या हो जाएगा हमारा 12 गुने 9 यानी कि 108, यानी कि सभी छात्रों को मिला के हमारे 108 अंक आ रहे हैं सभी अंकों को जोड़ने के बाद। छात्राओं की बात करें तो छात्राओं के बारे में है कि अब यहाँ उसका भी कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे छात्राओं के औसत दिया हुआ है हमारे पास में, प्राप्तांकों का योग लिख लेते हैं, प्राप्तांकों का योग बटा छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या मालूम नहीं तो बटा में x लिखते हैं, बराबर में आएगा हमारा कितना, तो वो हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि 14 के बराबर है ये। तो अब यहाँ पे छात्राओं के लिए प्राप्तांकों का योग कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पे प्राप्तांकों का जो योग मिलेगा छात्राओं के लिए वो हो जाएगा हमारा 14x के बराबर, ठीक है। तो छात्रों के प्राप्तांकों का योग इतना है, छात्राओं के प्राप्तांकों का योग इतना है, छात्रों की संख्या 9, छात्राओं की संख्या x। तो कुल औसत जो है, कुल औसत हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुल प्राप्तांकों का योग बटे कुल छात्रों की संख्या, मतलब यहाँ पे छात्र छात्राएं दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट का नंबर। तो कुल प्राप्तांकों का योग यानी लड़कों का है 108 प्लस लड़कियों का है 14x, ये हो गया दोनों के टोटल प्राप्तांकों का योग। और बटा में क्या रहेगा कि दोनों स्टूडेंट टोटल कितने हैं, तो 9 इधर थे x इधर थे तो उसको भी जोड़ लेते हैं 9 जोड़ x, और ये बराबर है हमारे किसके, अब जो औसत आया वो हमारा बराबर है 13.1 के। तो जब 13.1 के बराबर है तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू पता करते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा 108 जोड़ 14x बराबर 13.1 गुना 9 जोड़ x। 108 जोड़ 14x बराबर हो जाएगा 117.9 जोड़ 13.1x। अब इसको इधर करेंगे, x वाले को एक साइड में और नंबर वाले को एक साइड में, तो हमें मिलेगा क्या
14x माइनस 13.1x बराबर इधर 117.9 माइनस 108। आगे सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है 14 में से 13.1 घटाएंगे तो बचेगा 0.9x बराबर हो जाएगा ये हमारा किसका, 17 में से 8 गया 9.9 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 9.9 बटा 0.9। अब x का वैल्यू इसको काटेंगे तो हमें मालूम है कि ये 11 बार में कटेगा। 9 के 9 कट गया हमारा कितना, 11 बार में। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 11। अब जल्दबाजी में हम 11 पे टिक नहीं करेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में 11 दिया भी नहीं है, दिया होता तो कंफ्यूजन में टिक हो सकता था। तो ऑप्शन में दिया गया तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्रों की संख्या पूछा गया। कुल छात्र मतलब हो गए हमारे 9 और x को मिला के। x का वैल्यू कितना है हमारा 11 आया है, तो 11 में 9 जोड़ो तो आ जाएगा हमारा 20, यानी कुल छात्रों की संख्या होगी 20 और 20 हमारा करेक्ट आंसर है। टिक लगा हुआ है, पीडीएफ आप लोग देख सकते हो अगर डाउनलोड कर लिया है तो। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इस उम्मीद में कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक स्विमिंग पूल, पहले मिटाते हैं फिर पढ़ते हैं। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और बी ए से 2 गुना तेज है, तो स्विमिंग पूल को ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या जानते हैं कि ए, बी और सी 3 टैंकर हैं, ए, बी और सी 3 टैंकर हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखो सबसे तेज कौन है, सबसे तेज है हमारा, एक मिनट देखो पढ़ लो फिर से, कि टैंकर सी बी से 2 गुना तेज है और बी ए से 2 गुना तेज है, यानी कि सबसे तेज हमारा सी है, उससे स्लो हमारा बी है, उससे स्लो हमारा ए है। तो 2 गुना तेज है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, क्या मानेंगे, कुछ भी मान लेंगे कि मान लेते हैं ए को भरने में जो है वो x घंटे का समय लगता है, तो बी को भरने में कितना समय लगेगा। अब 2 गुना तेज है तो जाहिर सी बात है कि समय क्या लगेगा, आधा लगेगा, तो इस हिसाब से रखेंगे हम। तो इसका समय लग गया हमारा x/2 और ये सबसे तेज है, ये इससे 2 गुना तेजी से भरता है, तो इसको समय कितना लगेगा, इसको उसका भी आधा समय लगेगा, तो ये हो गया हमारा x/4 घंटे में। ये x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर देगा, तो ये 1/x भाग भरेगा। ये x/2 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये 2/x भाग भरेगा। ये x/4 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये 4/x भाग भरेगा। ये हो गया हमारे तीनों, 1 घंटे में ए का काम, 1 घंटे में बी का काम, 1 घंटे में सी का काम। तीनों को काम को जोड़ दें, तीनों अगर एक साथ चल रहे हैं तो 1 घंटे में तीनों का काम कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में इसका काम इतना था, ए का काम इतना, बी का काम इतना, सी का काम इतना, तो 1 घंटे में जब तीनों एक साथ चल रहे हैं तो काम भी हमारा जुड़ जाएगा। काम जुड़ के हो कितना जाएगा, तो अब देखो एलसीएम यहाँ पे लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि एक्स ही रहेगा, ऊपर वाले जोड़ते हैं तो 4 2 6 1 7, तो 7/x घंटे में, हाँ 1 घंटे में, हाँ सॉरी ये तो काम है ना, तो 1 घंटे में हमारा 7/x काम हो जाता है। तो जब 1 घंटे में हमारा 7/x काम होता है तो 10 घंटे में कितना काम होगा, तो 10 घंटे में हमारा 70/x काम हो जाएगा। अब चूंकि हम जान रहे हैं, प्रश्न में ही दिया गया है, क्या दिया गया है कि तीनों मिलकर 10 घंटे में पूरा ही भर देते हैं, यानी कि 10 घंटे में उन्होंने 70/x भाग भरा, और 70/x भाग जो है वो क्या है, फुल टंकी के बराबर है, यानी एक भाग, पूरा का पूरा भाग जो होता है उसको हम हमेशा एक ही मानते हैं, तो 70/x जो है वो 1 के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो 70 आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर 70 आ गया है तो अब हमसे पूछा गया है कि स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो x का वैल्यू 70 आया तो ए अकेला उसको 70 घंटे में भरेगा। अगर वहीं बी का पूछा जाता तो 70/2 यानी कि 35 घंटे में हो जाता। वहीं सी का पूछा जाता तो 70/4 यानी कि 35 का आधा, यानी कि हो गया हमारा 17.5 घंटे में भर देता। तो ये देखो हमसे पूछा गया एक, हमने बताया इसको तीनों। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले लंब वृत्तीय शंकु देख लो कैसा होता है। इस तरह से एक शंकु बना हुआ है हमारा, जिसके आधार की त्रिज्या जो है वो उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, यानी कि ऊंचाई जो है
ऊंचाई का 1/3 आधार की त्रिज्या है, तो आधार की त्रिज्या का 3 गुना हमारा ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई को हम ले लेते हैं 3r। ठीक है, अब इसका जो आयतन आएगा, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, तो वो होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। r की जगह पे तो r ही है, लेकिन h की जगह पे हमारा क्या है 3r है, तो यहाँ पे हम 3r लिख लेते हैं। और इस 3 से ये 3 कट गया, बचा हमारे पास में पाई r क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। एक हमारा पास क्या है गोलार्ध, लिखा तो गोलार्ध है, जो अर्धगोले के लिए निरूपित रहता है, क्योंकि हम लोग हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध मतलब अर्धगोले को हिस्से को हम लोग गोलार्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वाला सेक्शन जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पे गोलार्ध नहीं, वहाँ पे सेमीस्फेयर नहीं स्फेयर लिखा गया। तो हम गोले को लेके चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी वाले में जब भी विवाद होता है इंग्लिश वाले को राइट माना जाता है। तो यहाँ पे स्फेयर की बात हो रही है, तो स्फेयर के आयतन की ये जो आयतन आया हमारा लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जो आया है वो एक गोले के आयतन के बराबर है। और गोला का आयतन क्या होता है हमारा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इस r को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल R लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों r सेम नहीं रख सकते, इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी त्रिज्या अलग होगी। तो ये जो है हमारा इसके बराबर हो गया है। अब जब इसके बराबर हो गया तो हमसे पूछा गया कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है, तो शंकु की त्रिज्या r, गोलार्ध की त्रिज्या कैपिटल R, इनका अनुपात निकालते हैं। तो पहले तो पाई से पाई को काट दो, पाई पाई कट गया, बचा हमारे पास में r। इस r को अनुपात निकालने के लिए इस r को इसके नीचे लाएंगे, तो ये r क्यूब बटा r क्यूब बराबर है हमारा 4/3 के। जब ये इसके बराबर है तो हम जानते हैं कि r बटा r का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 4 क्यूबिक रूट में आएगा, और 3 जो है वो भी क्यूबिक रूट में आएगा। तो अनुपात की बात करें r मतलब कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन, ये हमारा बराबर होगा क्यूबिक रूट 4 अनुपात है क्यूबिक रूट 3। और इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अब बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का जो अनुपात है वो स्थिर है। अनुपात स्थिर रहेगा, क्वेश्चन हमारे लिए आसान रहेगा। चलो देखें कि स्थिर अनुपात के बारे में क्या है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंद 36 थे। तो लाल, ये लाल और ये नीला गेंद है, और बोला गया कि अनुपात स्थिर है, यानी कि लाल अगर हमारा क्या है 44 है तो नीला क्या होता है 36 होता है। यदि नीला उसमें 54 हो तो थैले में लाल गेंद कितना होगा, तो नीला अगर क्या हो गया, ये r/n जो है वो हमेशा 44/36 के अनुपात में ही रहता है। तो इस केस में अगर हमारे पास में नीला के बारे में बोला गया कि नीला कितना है 54 है, नीला कितना है 54 है, तो r कितना है ये पता करना है। तो r की जगह ये रखते हैं और हमें पता करना है। तो सिंपली आप देखो ये तो हमारे पास में बना हुआ ही है, इसको हटाओ, इसको तुलना करो, तुलना करके r1 का वैल्यू निकाल लो। तो तुलना जब कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 44 गुना 54/36 बराबर हमारा r1 आ रहा है लाल बिंदु की संख्या। अब 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 4 और 11 कितने बार में कट गया हमारा 11 बार में। r1 बराबर आ गया हमारा कितना 11 छक्का 66, यानी कि लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, अगर नीली गेंदों की संख्या 54 तो लाल गेंदों की संख्या 66, और ये हमारे ऑप्शन में है, टिक भी लगा हुआ है। तो हम बढ़ेंगे आगे, कोई खास मुश्किल था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरित्री की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो धरित्री की आयु मान लिया हमने d, ठीक है, और यूनिस की आयु, क्योंकि दोनों की आयु, यूनिस की आयु अगर हम y मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो y मानते हैं, तो d प्लस y जो है वो 61 वर्ष है, क्योंकि बोला गया दोनों की वर्तमान आयु का जो योग 61 आता है। तो इस हिसाब से ये जो यूनिस की आयु होगी वो हो जाएगी हमारी, यूनिस की आयु हमें मिलेगी 61 माइनस d, ठीक है। तो धरित्री की आयु d और यूनिस की आयु 61 माइनस d। अब देखो ये धरित्री की आयु d, यूनिस की आयु 61 माइनस d। अब पूछा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद धरित्री कितने साल का हो जाएगा d प्लस 3, और यूनिस कितने साल का हो जाएगा, तो 61 माइनस d प्लस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको, तो ये तो d प्लस 3 रहेगा, लेकिन ये जो है 61 में 3 जोड़ हो जाएगा 64 माइनस d, ठीक है। तो 3 साल बाद ये इतने साल का है, ये इतने साल का है, और बोला गया कि ये जो 3 साल बाद है ना वो यूनिस की आयु, धरित्री की आयु, इसकी जो आयु है यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 साल कम,
धरती की जो आयु है 3 साल बाद वो यूनिस के आयु के 2 गुना से 8 साल कम होगी। और बन गया हमारा इक्वेशन कि मतलब यूनिस की आयु को 2 गुना करके 8 घटा दे तो धरती के आयु के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें धरती की आयु क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो चलो कैलकुलेट करें हम। तो d + 3 बराबर 64 गुना 128 माइनस 2d माइनस 8। 2d इधर आके प्लस में जाएगा, 3 उधर जाके माइनस में जाएगा। तो हमें पास क्या हो गया, d + 2d बराबर ये 128 में से ये गया 8 गया 120 और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 120 माइनस 3। तो 3d बराबर हो गया हमारा 117। तो d बराबर हमें मिलेगा 117 बटा 3, 3 तिया 9 और 3 नमा 27। तो d जो आया हमारा वो आया 39 साल, यानी कि धरती की जो आयु होगी वो 39 साल होगी। और 39 साल जो है हमारे ऑप्शन में है, टिक भी लगा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। मान लें मजदूरों के 2 प्रकार हैं, ए और बी। पहला मजदूर जो है वो काम को x घंटे में करता है। तो दूसरा मजदूर चूंकि क्या बोला है, दूसरे प्रकार के मजदूर 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। तो 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन हमने x क्या माना है, x तो हमने क्या माना है, घंटा माना है ना। तो x घंटे में कर रहा है और चूंकि ये 3 गुना ज्यादा काम करता है यानी इसको समय जो है 1/3 लगेगा। तो इसका जो समय हो जाएगा x बटा 3 घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ घंटा की जगह दिन भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे दिन में दिया हुआ है। तो दिन दिन लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो बोला गया है कि मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। ये वाले मजदूर 3 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। पहले प्रकार के मजदूर 12 मजदूर मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर ले रहे हैं। तो ये जो है 12 मजदूर मिलके 10 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं। तो 12 मजदूर मिलके 10 दिन में जो काम कर रहे हैं हमारा वो हो जा रहा है 120 के बराबर। ठीक है, अब 120 काम जो है वही काम हमारा इतना ही करवाना है। लेकिन इस बार जो मजदूर बोले गए हैं वो पहले प्रकार के 4 और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर लेने हैं। तो पहले प्रकार के मजदूर, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मजदूर की संख्या को दिन की संख्या से क्या किया, गुना किया। अब सेम यहाँ पे भी करेंगे। काम तो हमारा 120 ही होगा, है ना। तो मजदूर की संख्या क्या है 4 और दिन की संख्या है x। तो ये हमारा हो गया काम। उसके बाद इधर वाले दूसरे प्रकार के जो मजदूर हैं वो क्या है 8, मजदूरों की संख्या 8 और काम जो है दिनों की संख्या जो है वो हमारा x बटा 3। तो ये दोनों मिलके किसके बराबर काम करेगा, 120 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये 120 काम ही तो करवाना है ना हमसे, जो ये हमारा 12 मजदूर मिलके 10 दिन में जो किया। ठीक है, तो इसको हम तुलना कर दिए। तुलना करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा हमारे पास में। तो चलो निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो 120 बराबर हो गया हमारा 4x + 8, 8x बटा 3 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 4 या 12 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 12x + 8x बटा 3 रखते हैं। 12 8 हो गया हमारा 20। तो 20x बटा 3 बराबर है 120 के। 20 से 120 को काटो तो 6 बार में कटेगा। x बराबर हो गया हमारा 6 गुना 3 बराबर आ गया 18। यानी कि 18 दिन में, कितने दिन में हमारे 18 दिन में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। और 18 दिन पे हमारा टिक लगा हुआ है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझने में आई होप कि कोई दिक्कत ना हुई होगी। अगर हो रही है तो अभी देखो, ये जैसे मान लो कि इस तरह से समझने की आदत अगर नहीं है तो क्या है कि अभी अगले कुछ दिनों में और भी वीडियोस आ रही हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का अगर मिलेगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी एक ही क्वेश्चन से कितना ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस करने से ही एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से समझ में आने लगता है। तो देख लेना अपने हिसाब से। बाकी अगला क्वेश्चन जो है वो भी प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो क्या है। तो यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है हमारे पास में। उसके बाद एक त्रिभुज बना हुआ है हमारे पास में। एक गोला भी है, गोला मतलब वृत्त। और उसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6, इसमें 7
8 और ये 10, सब में नंबर फिल है। अब हमसे बोला क्या गया, हमसे बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल है ये बॉयज़ को डिनोट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल बॉयज़ कितने हैं तो आप आराम से बता सकते हो कि रेक्टेंगल में जितने आ रहे हैं सारे बॉयज़ होंगे। 10, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 21 और ये एक मिला के 22, टोटल 22 लड़के हैं इस ग्रुप में। उसके बाद जो है, जो ये सर्कल है वो हमारे एथलीट को डिनोट करता है। एथलेटिक को सर्कल डिनोट करता है। तो सर्कल में जितने आ रहे हैं वो सारे एथलीट हो जाएंगे हमारे। उसके बाद जो है ट्रायंगल में है वो क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, और जो स्क्वायर में है वो डिसिप्लिन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमसे बाद में पूछा गया है फिर कि अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम विच नंबर रिप्रेजेंट बॉयज हु पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स एंड ऑल्सो प्ले क्रिकेट। लड़के चाहिए, बॉयज, एथलेटिक्स और क्रिकेट, यानी कि रेक्टेंगल में होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए और ट्रायंगल में भी होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में जितने भी हार हैं, ये तो सर्कल के बाहर हो गया तो इसको तो हटा ही दो। ठीक है, रेक्टेंगल सर्कल में भी होना चाहिए और ट्रायंगल में भी। तो अब ये देखो, ये वाला रेक्टेंगल से ही बाहर है तो इसको भी हटा दो, ये भी सर्कल से बाहर है इसको भी हटा दिया हमने। ये रेक्टेंगल जो है हमारा सर्कल से बाहर है इसको भी हटा दिया हमने। अब ये देखो, सर्कल के अंदर में इतने सारे बच रहे हैं हमारे पास में। ये वाला जो है स्क्वायर का पार्ट है, ये ट्रायंगल का पार्ट है, और ये 3 नंबर जो देख रहे हो आप लोग, 3 नंबर, ये हमारा ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है और रेक्टेंगल में तो है ही है। तो ये 3 हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर होगा। तो अगर डिसिप्लिन भी पूछा गया होता तो डिसिप्लिन हमारा देखो 3 जो है स्क्वायर में नहीं है तो डिसिप्लिन में नहीं आएगा, डिसिप्लिन वाली कैटेगरी से बाहर होगा। लेकिन बाकी 3 कैटेगरी में ये 3 फिट हो रहा है, तो ये हमारा एथलीट, क्रिकेट, बॉयज तीनों वाली कैटेगरी में 3 हमारा परफेक्टली फिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। तो बस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, खत्म हो गया क्या? चलो, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मुझे भी। जबकि कमेंट में सिर्फ एक आप ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं, फिलहाल अभी तो नहीं आते हैं। तो उसमें देखने पे पाया गया कि ज़्यादा कमेंट नहीं होने के बाद भी मैंने सोचा कि 1-2 लोगों ने ही कमेंट किया तो उनके लिए ही बना देता हूँ, क्या पता हेल्पफुल हो जाए उनके लिए। अगर किसी के लिए भी हेल्पफुल हो रही है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और कुछ डिमांड अगर हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर पूरा कर पाने में सक्षम हुआ मैं तो ज़रूर करूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर एक वीडियो आ रही है, परसों भी आएगी, कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की। तो अगले 6 दिन में 6 वीडियो रात के 8 बजे फिर से आ जाऊँगा। तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट कर देना मुझे। और मिलता हूँ कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।